नमस्कार बंधु, राधे राधे। प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम यूजीसी नेट 25 कोड की जो प्रश्नोत्तरी है उसको देख रहे थे और हमने दिसंबर 2023 के प्रश्नोत्तरी में 3 कक्षा को देख लिया है। अब ये चौथी कक्षा है, तो हमने 80 प्रश्नों तक देखा है। अब 81 नंबर का प्रश्न जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना 81 नंबर का प्रश्न। इसमें कहा गया है, कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारेण अन्वीक्षिकी विद्या अस्ति। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार अन्वीक्षिकी विद्या है, उसके विषय में क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि जो विद्या समुद्देश्य है उसके अंतर्गत 3 विद्याएं मानते हैं हमारे मनु, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। बृहस्पति 2 विद्याएं मानते हैं, वार्ता और दंड नीति। और उसके बाद शुक्राचार्य जी केवल दंड नीति मानते हैं और कौटिल्य 4 विद्याएं मानते हैं, अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो त्रयी के विषय में वह कहते हैं, सांख्यम योगो लोकायतम च चैत्यान्वीक्षिकी, अर्थात सांख्य, योग, लोकायत ये अन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और इसके बाद धर्मऊ ये जो है हमारा त्रयी के अंतर्गत आता है। धर्म और अधर्म त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और आपका जो ये त्रयी के अंतर्गत आता है, धर्म और अधर्म। इसके बाद अर्थ और अनर्थ आपका जो है ये वार्ता के अंतर्गत आता है। और सुशासनम का वहाँ पे कोई चर्चा नहीं करा गया है। और दंड नीति के अंतर्गत आपका नय और अपनय आता है। तो इस तरीके से हमारा 81 नंबर प्रश्न का पहला विकल्प जो है वो सही है। पहला विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितम अभिकथन द्वयम अस्ति। तो इसमें जो है पूछा गया है, 2 अभिकथन है दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा सही है, दोनों सही है अथवा दोनों गलत है, एक सही है अथवा दूसरा गलत है, दूसरा सही अथवा पहला गलत है। इस तरीके से दिया गया है। तो आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा सताम केनापि कार्येण लोकस्य आराधनम व्रतम। तो इस बार जो परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न अभिकथन वाला पूछा गया है उसका पहला ही विकल्प सारे प्रश्नों के पहले विकल्प सही है। यहाँ पे इस प्रश्न का भी पहला ही विकल्प सही है। दोनों ही विकल्प आपके अभिकथन जो है वो सही है यहाँ पर, इसलिए पहला विकल्प हमारा सही हो जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतौ स्तः। इनमें से समुचित सिद्धांत 2 कौन सा है? 2 आपके सही हैं और 2 गलत हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आपका जो है अन्यथा ख्यातिवाद आपका जो है वो नैयायिक का है। तो ये तो बी आपका सही हो जाएगा। अन्यथा ख्यातिवाद आपका नैयायिक का है, ये बी सही हो जाएगा। और बी जिस विकल्प में नहीं है वो गलत है आपका। उसके बाद आपका अनिर्वचनीय ख्यातिवाद शंकराचार्य जी अर्थात अद्वैत वेदांत से संबंधित है। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद अद्वैत वेदांत से संबंधित है। अन्यथा ख्यातिवाद नैयायिक गौतम और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद शंकराचार्य जी से संबंधित है। तो हमारा सी भी सही है, बी और सी। तो ये और ये विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। और आत्मख्यातिवाद के विषय में कुमारिल भट्ट जी के लिए कहा गया है, लेकिन आत्मख्यातिवाद ये यहाँ पर विज्ञानवादी बौद्ध के विषय में है, से संबंधित है। कुमारिल भट्ट जी से संबंधित नहीं है आत्मख्यातिवाद। उसके बाद आपका जो सत्ख्यातिवाद है, तो सत्ख्यातिवाद नहीं होता है, असत्ख्यातिवाद होता है। असत्ख्यातिवाद आपका जो है
असत ख्यातिवाद आपका माध्यमिक बौद्ध से संबंधित है। और सत ख्यातिवाद, तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बी और सी सही है यहाँ पर, बाकी दोनों गलत हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है आपके 84 नंबर प्रश्न में 10 रूप का अनुसारम नटाश्रय संस्कृत प्रायो वाग व्यापार भवति। यह आपकी आर्भट्टी वृत्ति का लक्षण है कि कैसिकी वृत्ति का लक्षण है कि सात्विती अथवा भारतीय वृत्ति का। तो यह जो है आपका भारतीय वृत्ति का लक्षण है। और उसके विषय में कहा गया है भारतीय संस्कृत प्रायो वाग व्यापारो नटाश्रय भेदे प्ररोचना युक्तैर्विधि प्रहसनामुखैः। अर्थात नट के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा वाला वाग व्यापार भारतीय वृत्ति कहलाता है। इसके प्ररोचना, विधि, प्रहसन तथा आमुख ये 4 भेद पाए जाते हैं। भारतीय वृत्ति का प्रयोग ऋतु का आश्रय लेकर होता है। तो इस तरीके से आपका जो है भारतीय वृत्ति इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा चौथा। इस प्रश्न का सही विकल्प चौथा हो जाएगा। और आपका जो ये आर्भट्टी वृत्ति है, आर्भट्टी वृत्ति, कैसिकी वृत्ति और सात्विती वृत्ति, हमारी भारतीय वृत्ति ऋग्वेद से प्राप्त होती है। सात्विती वृत्ति यजुर्वेद से, नाट्यशास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है। और उसके बाद ये 10 रूपक के अनुसार तो ये भारतीय वृत्ति का लक्षण है। बाकी आपका नाट्यशास्त्र में मिलता है कि ये ऋग्वेद से है भारतीय वृत्ति, सात्विती वृत्ति यजुर्वेद से है, कैसिकी वृत्ति सामवेद से है और आपका आर्भट्टी वृत्ति जो है वो अथर्ववेद से है। और इनमें जो है भारतीय वृत्ति में वाचिक अभिनय होता है और उसके बाद सात्विती वृत्ति में सात्विक अभिनय, कैसिकी में आहार्य अभिनय और आर्भट्टी में आंगिक अभिनय, इस तरीके से होता है। तो इस प्रश्न का जो है चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में कहा गया है कि चातुर्मास्यांगानि यथाक्रमम योजयत। क्रम लगाना है हमें, चातुर्मास या जो होते हैं याग उनमें क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह याग प्रत्येक चौथे मास में पूर्णिमा को किया जाता है और चातुर्मासस्य 4 महीने में संपन्न होने वाला एक एक याग की समष्टि है। तो सबसे पहले हमारा जो है वैश्वदेव पर्व फाल्गुन पूर्णिमा वसंत ऋतु में होता है। उसके बाद दूसरा हमारा सबसे पहले वैश्वदेव, तो बी जिस विकल्प में है हमें हमारा सही विकल्प तो लगता है एक ही ऑप्शन से मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है वरुण प्रघास आषाढ़ पूर्णिमा वर्षा ऋतु में। उसके बाद शाकमेध कार्तिक पूर्णिमा हेमंत ऋतु में। और उसके बाद सोना सिरीय फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के समय। तो इस तरीके से सबसे पहले बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी, हमारा पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। जी। और क्या कहा गया है, चातुर्मास्य पर्व के 2 भेद स्वतंत्र और राजसूय है। हविर द्रव्य की दृष्टि से चातुर्मास्यों के 3 प्रकार है, ऐष्टिक, पाशुक, सौमिक। 4 पर्वों में 5 प्रधान देवता हैं तथा उनको दी जाने वाली हवियाँ अग्नि के लिए अष्टकपाल पुरोडास, सोम के लिए चरु, सविता के लिए अष्टकपाल अथवा 12 कपाल पुरोडास और सरस्वती के लिए चरु, पोषा के लिए पिष्ट चरु। चातुर्मास यागों में सर्वप्रथम अनुष्ठेय वैश्वदेव पर्व है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा अनुष्ठान करने योग्य जो है वो वैश्वदेव पर्व है। बाकी तो क्रम आपका इस तरीके से है, वैश्वदेव, वरुण प्रघास और उसके बाद शाकमेध और लास्ट में एकदम सोनासिरीय पर्व। तो इस तरीके से है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रच्छाद्य राजमहिषी। अच्छा, ये यहाँ पे हमसे छंद पूछा गया है इस प्रश्न में। इत्यत्र किम छंदः विद्यते। इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो सबसे पहले हमारे प्रश्न में जो पहला विकल्प है वो मंदाक्रांता है। तो हम देखते हैं कि यह श्लोक हमारा जो है वो मंदाक्रांता छंद है, घटित होता है उसमें अथवा नहीं। तो मंदाक्रांता छंद में सबसे पहले 17 वर्ण होते हैं। तो हम सबसे पहले वर्णों को गिनते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तो 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये मंदाक्रांता तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 14 ही वर्ड आ रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो है, अच्छा अगली लाइन में भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मतलब 14 वर्ड आ रहे हैं हमारे। तो हमें हमारा सही विकल्प जो है मंदाक्रांता तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 17 वर्ड हैं। इसके बाद शार्दूल विक्रीडित में भी आपके जो है हमारे 19 वर्ड हैं। तो मंदाक्रांता भी नहीं होगा, शार्दूल विक्रीडित भी नहीं होगा। और शिखरिणी छंद जो है हमारा, उसमें भी कितने हमारे वर्ण हैं? 17 वर्ण हैं शिखरिणी छंद में भी। तो हमारा शिखरिणी भी नहीं होगा। और वसंत तिलका जो है, इसमें हमारे 14 वर्ण हैं। वसंत तिलका में 14 वर्ण हैं। और इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः, इस तरीके से है। तो ये हमारा छंद जो है, इसका सही विकल्प दूसरा हो जाएगा। ये वसंत तिलका छंद है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुचित मिलान करना है हमें समुचित मिलान करना है हमारे 87 नंबर प्रश्न का। ये रहा। तो इस प्रश्न में जो है हमारा ए का परिबर्हणात, ए को 3 से मिलाएंगे हम, ए का 3। और बी स्तोभत्युत्तर पदात त्रिष्टुप, बी को 4 से। और उसके बाद आपका सी जो है विप्रापणाद्वा, ये आपका जो है विराट से। और गततमम छंदः, ये जगती छंद है आपका। तो इस तरीके से हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। आइए वैदिक छंदों के विषय में हम कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे गायत्री छंद जो है सबसे प्रसिद्ध छंद, 8 वर्णों के 3 पाद, गीता में भी इसको सर्वोत्तम बताया गया है। और इसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ढला है आपका। और त्रिष्टुप 11 वर्णों के 4 पाद, कुल 44 वर्ण होते हैं त्रिष्टुप में। और अनुष्टुप 8 वर्णों के 4 पाद, कुल 32 वर्ण होते हैं। और वाल्मीकि रामायण तथा गीता जैसे ग्रंथों में इसका प्रयोग हुआ है। इसे श्लोक भी कहते हैं। और जगती छंद जो है 8 वर्णों के 6 पाद, कुल 48 वर्ण होते हैं। और बृहति कुल 36 वर्ण होते हैं। और पक्ति 4 या 5 पाद, कुल 40 अक्षर, 2 पाद के बाद विराम होता है। पादों में अक्षरों की संख्या भेद से इसके कई भेद हो जाते हैं। और उष्णिक जो है इसमें कुल 28 वर्ण होते हैं तथा कुल 3 पाद होते हैं। 2 में 8 वर्ण तथा तीसरे में 12 वर्ण होते हैं। जो 2 पद के बाद विराम होता है। बढ़े हुए अक्षरों के कारण
इसमें भी कई भेद हो जाते हैं। और छंद में अक्षर कम या अधिक होने से क्या होता है, एक अक्षर कम होने से निश्रित हो जाता है, एक अक्षर अधिक होने से भूरिक, दो अक्षर कम होने से विराट, दो अक्षर अधिक होने से स्वराट हो जाता है। इस तरीके से आपका गायत्री छंद जो है वो 24 अक्षर का होता है। तो 22 अक्षर विराट गायत्री, 23 अक्षर निश्चित गायत्री, 24 अक्षर गायत्री, 25 अक्षर भूरिक गायत्री और 26 अक्षर आपका जो है स्वराट गायत्री होता है। इस तरीके से आपका होता है। और गायत्री के बाद अधि, जगती, सक्वरी, अति सक्वरी, अष्टी, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति इत्यादि छंद भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे 7 ही छंद हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यह अभिकथन वाला प्रश्न है। इसमें जो है पूछा गया है, समिधो यजति इति प्रयाजयागः अस्ति दर्श पूर्णमास यागे पंच प्रयाजा भवन्ति। अर्थात समिधो यजति जो है आपका प्रयाज याग है और दर्श पूर्णमास आपका जो है पंच प्रयाजों के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं अर्थ संग्रह में इसकी चर्चा जो है की गई है। कहते हैं प्रकरण जो है आपका विनियोग विधि के अंतर्गत आपका श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो प्रकरण के विषय में कहा गया है, उभयाकांक्षा प्रकरणम तथा प्रयाज आदिषु समिधो यजति। तो प्रयाज आदि में आपका समिधो यजति इत्यादि आपके आते हैं। और वाक्य फल विशेष्या निर्देशात समिधागेन भावयेतीति बोधानन्तरं किमित्युपकार्याकांक्षा। दर्शपूर्णमास वाक्येऽपि दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेदिति बोधानन्तरं कथमित्युपकारकांक्षा इत्थं चोभयाकांक्षया प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम्। अर्थात दोनों की परस्पर अंग और अंगी की परस्पर आकांक्षा जैसे होती है, यह मूल में स्पष्ट है। दर्श पूर्णमास अंगी है आपका और इनको अपनी पूर्णता के लिए अंगों की आवश्यकता है। समिधो यजति आदि याग अंग हैं जिनको अपनी सार्थकता के लिए अंगी की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आपका दर्श पूर्णमास आपका प्रधान याग है, मतलब पंच प्रयाजों का समूह है, और उसके बाद समिधो यजति उसका अंग है और ये अंगी है। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। दोनों वैसे भी हमारे इस प्रश्न पत्र में जितने भी अभिकथन वाले हैं उसमें सारा पहला ही, दोनों ही अभिकथन आपके सत्य हैं और इसका भी पहला विकल्प सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नागेश भट्टस्य पिता अस्ति। नागेश भट्ट जी के पिता कौन हैं? नागेश भट्ट जी के पिता कौन हैं आपके? और इससे पहले हम थोड़ा सा हमारा जो है इस प्रश्न में समिधो यजति इति प्रयाज याग जो है आपका, तो पंच प्रयाज आपके 5 होते हैं। तो पंच प्रयाजों को हम देख लेते हैं। पहला तो आपका समिधो यजति है, दूसरा है तनुपातम यजति, तीसरा है ईडो यजति, चौथा है बहिर यजति और 5वां है स्वाहाकार यजति। तो इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, बढ़ते हुए भी घटते हुए भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें। अब अगला प्रश्न आपका, नागेश भट्ट जी के पिता का नाम पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं नागेश भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम है। तो हमारे यहाँ देखते हैं नागेश भट्ट जी जो हैं इनका समय 17वीं शताब्दी है और इनके पिता का नाम जो है शिव भट्ट तथा माता जी का नाम सती देवी और गुरु जी का नाम हरि दीक्षित था। तो यहाँ पे हमें इनके पिताजी का नाम सही तो मिल गया, शिव भट्ट। और इसके बाद जो है कौंड भट्ट और रंगोजी भट्ट जो है ये कौन है? तो ये हमारे जो भट्टोजी दीक्षित हैं
उनके विषय में मिलता है कि लक्ष्मीधर भट्ट उनके पिता हैं। भट्टोजी दीक्षित जी के लक्ष्मीधर भट्ट इनके पिता हैं। और उसके बाद रंगोजी भट्ट भट्टोजी दीक्षित जी के भाई हैं। और कौंड भट्ट इनके भाई के पुत्र हैं, अर्थात भतीजे जो भी हैं वो हैं। उसके बाद उनके एक और भाई हैं रंगोजी भट्ट, और रंगोजी भट्ट ही हैं और उनके पुत्र आपके कौंड भट्ट हैं। इसके बाद इनके गुरु का नाम शेष कृष्ण है भट्टोजी दीक्षित जी के, और इनके पुत्र का नाम भानु दीक्षित अथवा रामाश्रय है। और इनके पौत्र जो हैं हरि दीक्षित है। पौत्र अर्थात भानुजी दीक्षित जी के पिताजी, मतलब पुत्र, इस तरीके से। और इनके अन्य गुरु और हैं नृसिंहाश्रम, अप्पय दीक्षित और शेष कृष्ण। ये 3 गुरु हैं और शेष इनके वरदराज हैं। तो इस तरीके से नागेश भट्ट जी के पिता जो हैं वो शिव भट्ट हैं। नागेश भट्ट जी के विषय में थोड़ा और देख लेते हैं हम। इनके गुरु हरि दीक्षित थे और इनके ये नागेश भट्ट जो है महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। प्रयाग के समीप श्रृंगवेरपुरम के राजा राम सिंह से ये सम्मानित हुए। और नागेश व्याकरण के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के भी विद्वान थे। इन्होंने व्याकरण ग्रंथों पर कई टीकाएँ लिखी, जिनमें लघु शब्देन्दु शेखर, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, परिभाषेन्दु शेखर बहुत प्रसिद्ध है। इनके ऊपर तात्विक दृष्टि से तंत्रसार का अधिक प्रभाव पड़ा और व्याकरण को नव्य न्याय और तार्किकता के साथ समन्वित करने का आरंभ जो है नागेश भट्ट जी ने किया। अपने गुरु हरि दीक्षित जी से इन्होंने 18 बार व्याकरण का अध्ययन किया है। और इनकी रचनाएं हमने देखी ही हैं, फिर भी देख लेते हैं। लघु शब्देन्दु शेखर, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, परिभाषेन्दु शेखर, उद्योत टीका, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, बृहत शब्देन्दु शेखर, रस मंजरी टीका इत्यादि। और हमारे जो भट्टोजी दीक्षित जी हैं, जिनके विषय में इतनी सारी बातें हैं, उनके पिता लक्ष्मीधर भट्ट और उनके भाई रंगोजी भट्ट और भाई के पुत्र कौंड भट्ट हैं। इनकी रचनाओं के विषय में देख लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभ, व्याकरण भूषण कारिका, तत्व कौस्तुभ वेदांत का है, और धर्म त्रिस्थली सेतु धर्मशास्त्र से संबंधित है। तिथि निर्णय भी धर्मशास्त्र और प्रवण निर्णय भी धर्मशास्त्र से संबंधित है। आपका चतुर्विंशति मत व्याख्या भी धर्मशास्त्र से संबंधित है। उसके बाद सिद्धांत कौमुदी की प्रसिद्ध टीकाएं कौन कौन सी है? तत्वबोधिनी, बाल मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा और लघु शब्देन्दु शेखर, जो कि नागेश भट्ट जी का है। बाल मनोरमा इन्होंने अपने ही सिद्धांत कौमुदी पर जो है प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी है। और बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित जी की है। तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती जी की है। इस तरीके से इस प्रश्न का विश्लेषण हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति इत्यस्य महाभाष्य वचनानुसारम् अधस्तनानां समुचितः पाठ्यक्रमः चेतव्यः। तो हमें क्रम लगाना है, महाभाष्य के अनुसार हमें क्रम लगाना है। तो महाभाष्य में 4 प्रकार की विद्या का जो है वर्णन मिलता है और उनको क्रम से। तो सबसे पहले आगम काल है, स्वाध्याय काल है, प्रवचन काल है और व्यवहार काल है। तो आगम काल, सबसे पहले विद्या का आगम होता है, उसके बाद स्वाध्याय होता है, उसके बाद प्रवचन किया जाता है और उसके बाद व्यवहार होता है। तो ACDB आपका किस विकल्प में है? चौथा विकल्प आपका सही है। चौथा विकल्प आपका सही है। तो इस तरीके से हमने 80 से लेकर 90 प्रश्नों तक जो है प्रश्नोत्तरी देखी। अब हम अगली प्रश्नोत्तरी जो है अगले कक्षा में देखेंगे, क्योंकि कक्षा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी ओवन होने लगेगी। बाकी हमको तो करना है तो हम कर ही देंगे। तो बहुत
कक्षा लंबी न करते हुए हम अगले प्रश्नोत्तरी को अगली कक्षा में देखेंगे। तो आप लोग, उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छे-अच्छे कैसी लगी आपको प्रश्नोत्तरी। और कुछ कमी है तो वो भी बताइए। धन्यवाद।